डियर स्टूडेंट, वेलकम एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और सोशल साइंस की बात कर रहे थे बच्चों। हमने पिछले वीडियो में महाजनपदों के बारे में पढ़ा था, जो जनपद होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो महाजनपदों के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लिया था हमने। ये समझा था कि किस प्रकार वहाँ शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, और वहाँ पर किस प्रकार से कृषि परिवर्तन दिखाई देते हैं। लोगों ने पुराने तौर तरीकों को नहीं अपनाकर नए तरीकों को अपनाकर कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना चाहते थे। और हुआ ये भी, आज भी देखें कि आज से लगभग 20-30 साल पहले कृषि के अंतर्गत जिस तरीके से काम होता था, आज उसी तरीके से न होकर नए तरीके से नए मशीनों का प्रयोग करके कृषि में उत्पादन बढ़ रहा है। पुराने समय में अगर हम बात करें तो लोग जो खेती के अंदर फसल तैयार करने के लिए सबसे पहले जो जुताई करते थे वो हल के माध्यम से करते थे। ठीक है, जब हल का प्रयोग वो बैलों के पीछे लगाकर करते थे तो उसमें टाइम लगता था, उसमें काफ़ी समय लग जाता था। किसान के पास में जितनी ज़मीन है उस पूरी ज़मीन पर उत्पादन करने के लिए वो हल की जुताई नहीं कर पाता, क्योंकि हल की जुताई से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कम भूमि पर ही उसका जुताई होती है। एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है। लेकिन समय के साथ में बदलाव हुआ और धीरे धीरे मशीनों का प्रयोग हुआ, और आपने ट्रैक्टर का नाम सुना होगा। तो ट्रैक्टर आने के बाद में खेत में आसानी से जुताई होने लग गई। फिर उसमें भी अलग अलग तरीक़ों से काम होने लग गया। एक आराम से काम करने वाला, एक तेज़ फटाफट काम करने वाला। तो मशीनों में भी परिवर्तन दिखाई देता है अपन को। उसके बाद में जब खेती तैयार हो जाती थी तो उसको साफ करने के लिए वो उस जो भी फसल है उसके ऊपर बैलों को घुमाना या उसको कूट कूट के उसमें से अनाज निकालना, साफ़ करना। ठीक है, फिर हवा से साफ़ करना, इस प्रकार से। लेकिन आज थ्रेसर आ गया, मशीनों का प्रयोग हो गया। पुराने समय में थ्रेसर थोड़ा अलग था, लेकिन अब थ्रेसर अलग है। तो ये जो परिवर्तन है जिससे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो ये तो होगा। उसी प्रकार महाजनपदों में भी कृषि के उत्पादन में अलग अलग परिवर्तन दिखाई देते हैं। उसकी बात कर लेते हैं। आज हम 2 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ किस प्रकार से हैं। तो सूक्ष्म निरीक्षण आज टॉपिक है, सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म निरीक्षण का मतलब होता है कि बारीक से देखना, किसी को जांच पड़ताल करना बारीक से। इसमें पहले हम बात करेंगे मगध की, मगध महाजनपद। ठीक है, तो जिस जगह पर लोग रह रहे हैं वो जनपद हो गया, और वो अगर बड़ा है, उसकी एक राजधानी है, तो वो क्या हो गया, महाजनपद हो गया। ठीक है, तो मगध की बात करेंगे। जब भी आपको किताब देखने का मौका मिले तो किताब में मानचित्र है, उसके अंदर मगध बताया गया है, ज़रूर देख सकते हैं आप कि मगध साम्राज्य कहाँ पर फैला हुआ था। ठीक है, तो मगध की बात करते हैं। एक बार इसके लोकेशन की भी बात कर लेते हैं, है कहाँ पर। अगर हम भारत की बात करें तो जैसे ये दक्षिण भारत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है, जो बिहार है, यहाँ पर क्या है आपका मगध है। ठीक है, तो मगध यहाँ आया हुआ है, ध्यान रखना है आपको भारत के इस मानचित्र में।
मतलब जो मगध है वो उस समय के जो महाजनपद है उसमें महत्वपूर्ण महाजनपद था। विशेषकर मगध का नाम इसलिए याद करना है क्योंकि वहाँ पर जो वंश था मौर्य वंश, उसकी बात आती है। जो एक अशोक सम्राट का नाम सुना होगा, वो उसी वंश से संबंध रखने वाला है, इसलिए इस महाजनपद का नाम याद करना है। दरअसल ये जो महाजनपद है, इस महाजनपद से होकर दो नदियाँ बहती थी, गंगा और सोन नदी। तो मगध महाजनपद से जो दो नदियां हैं उनसे बहती थी, दो नदियों का नाम याद करना है। वो नदियां कौन कौन सी हैं? एक तो है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। दूसरी है सोन नदी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मगध, जैसे मान लो कोई महाजनपद जिसमें मगध नाम आता है, अगर वो विकसित है, वहाँ उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, तो उसके पीछे प्राकृतिक कारण भी हैं। प्राकृतिक कारण कैसे हैं? वहाँ पर नदियाँ हैं, सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी है, जंगल है, वहाँ पर जो भूमि है उपजाऊपन है, समतल भूमि है, ठीक है, वहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, वो सभी कार्य करने वाले हैं, तो उनसे क्या होगा? उनसे फिर उत्पादन बढ़ेगा, तो वो समृद्ध महाजनपद बनेगा। तो समृद्ध महाजनपद बनने के पीछे प्राकृतिक कारण भी हैं। प्राकृतिक कारण में जैसे नदियां हैं। अब किसी महाजनपद के अंदर मान लो वहाँ नदी नहीं है, तो वो कैसे समृद्ध बनेगा? वहाँ पानी की जब आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो महाजनपद नहीं बन पाएगा, वो विकसित नहीं बन पाएगा, वहाँ अधिक से लोग अधिक नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अब देखो इन नदियों से इस महाजनपद को कौन से फायदे होते थे? ये जो नदियाँ हैं, इस नदियों को बिल्कुल फ़ायदा होता होगा। किसी भी क्षेत्र या प्रदेश या भूभाग पर अगर नदी बहती है तो उसे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? पहला, इस नदियों से यातायात हो सकता है। यातायात का मतलब होता है परिवहन। परिवहन का मतलब समझते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इस नदियों के माध्यम से जो पहला फ़ायदा है उसकी बात करेंगे, यातायात की। यातायात मतलब परिवहन। अब देखो परिवहन कैसे, जैसे मान लो ये कोई प्रदेश है, यहाँ से एक नदी बहती है, ठीक है। अब इस प्रदेश के जो लोग हैं, अगर यहाँ पर कोई दूसरा प्रदेश है, अगर इस प्रदेश के लोगों को अगर इस प्रदेश में जाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? नाव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नाव का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं? वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये परिवहन में इसका यूज हुआ, तो ये भी तो है, कुछ चीज़ लेकर जाना है, मान लो यहाँ बेचने के लिए जाना है, किसी व्यक्ति को व्यापार करना है, तो नदी का कितना प्रयोग हो गया। तो जिस महाजनपद में नदियाँ हैं, जैसे यहाँ मगध में दो नदी है, गंगा नदी और सोन नदी, इन नदियों की वजह से मगध के अंदर जो परिवहन है, जो यातायात है, वो आसानी से हो जाता है। इसमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होती, उनको आराम से आना जाना हो जाता है उसका। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बात आपको यह भी ध्यान में रखनी है कि जहाँ नदियाँ हैं वहाँ जल पर वितरण भी होगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जल वितरण। जल वितरण का मतलब ये होता है कि जब नदी बहेगी और पास में जो खेत है उसमें आराम से हम पानी ला सकते हैं और सिंचाई कर सकते हैं ना। तो जल को नदी से अलग अलग भागों में बांटना क्या होता है? जल वितरण। पानी को अलग अलग बांटना कैसे? नदी का जो पानी है वो सिंचाई में, गांवों में पीने के रूप में, तालाबों में, हर प्रकार से उसको अलग अलग भागों में बांट करके इस नदी के जल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया जल वितरण। तो मगध के अंदर इन नदियों की वजह से परिवहन में कोई समस्या नहीं थी। हम ये समझ रहे हैं कि जो मगध है वो इतना विकसित महाजनपद क्यों था, वहाँ इतनी जनसंख्या और वहाँ इतने शक्तिशाली राजा क्यों बने। तो कोई भी राजा शक्तिशाली कब बनेगा? जहाँ वहाँ की प्रजा व्यवस्थित होगी, वहाँ की प्रजा जो है समृद्ध होगी, वहाँ की प्रजा व्यवस्थित रूप से काम करके उत्पादन को बढ़ाएगी, तो वो राजा अपने आप समृद्ध बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। अब मान लो कोई ऐसा महाजनपद है, ऐसी जगह है जहाँ राजा है, जनसंख्या कम है, उन्हीं पर राजा बना हुआ है, वो जो जनसंख्या कम है वो कोई काम नहीं कर रही है, वो उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर वो कैसे महाजनपद हैं वो समृद्ध बनेगा। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि
मगध जो महाजनपद था उसके समृद्धि के पीछे इन नदियों का भी हाथ था, इन नदियों की वजह से भी। ठीक है, तो मैंने 2 बात बताई है कि नदियों से यातायात या परिवर्तन आसानी से हो जाता है। तीसरी बात जो मैंने दूसरी बताई है जल वितरण के बारे में। और तीसरी बात है कि अगर जहाँ नदियाँ होगी तो वहाँ पर मिट्टी भी कैसी हो जाएगी, उपजाऊपन हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना। तो नदियों की वजह से जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, उपजाऊपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे नदी बह रही है, नदी यहाँ इलाके में बह रही है, कभी थोड़ा इधर पानी आ गया, इसका जल वितरण हो गया, तो जहाँ जहाँ पानी जाएगा, ठीक है, मिट्टी क्या हो जाएगी, उपजाऊपन। और पानी से सिंचाई आसानी से होगी तो उत्पादन बढ़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा मगध के समृद्धि के पीछे जो बहुत बड़ा कारण है वो है जंगल या वन। मगध जहाँ फैला हुआ है, जैसे बिहार के अंदर फैला हुआ है, तो उसके आसपास में वन है, जंगल है। उन जंगलों से इस साम्राज्य के अंतर्गत उनको आसानी से लकड़ी मिल जाती हैं, उनको आसानी से फल फूल खाने की चीज़ें, जल जो भी औषधि है, जड़ी बूटी है, वो मिल जाती हैं। तो ये भी तो एक समृद्धि का कारण है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि वहाँ आसपास में जो जंगल है, उन जंगलों से भी क्या हो जाता है, अनेक प्रकार की वस्तुएं मिल जाती हैं। मैं जैसे बोलूँ जंगल से लकड़ी मिल जाती है, तो ये भी मगध के लिए सही है। जंगल से जो वनौषधि हैं, जैसे मैं अगर बोलूँ तो औषधि, ठीक है, और जंगल से जैसे फल फूल मिल जाते हैं, तो ये इस मगध के लिए आसानी हो गया। भाई मगध जिस जगह पर फैला हुआ है उस पास में जंगल है, तो आराम से लकड़ी मिल जाती है जलाने के लिए, और भी जहाँ पर भी लकड़ी का यूज होता है वहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जंगल से लकड़ी मिल जाती है, उन लकड़ी का प्रयोग करके वो रथ बना लेते हैं, उस लकड़ी का प्रयोग करके वो हल बना सकते थे, उस लकड़ी का प्रयोग करके वो गाड़ियाँ बना लेते थे, घर बना लेते थे। तो ये भी तो है। अगर मान लो किसी भी महाजनपद में पास में जंगल नहीं है, लकड़ी की कमी है, तो फिर वो घर कैसे बनाएंगे, वो रथ कहाँ से लाएंगे, वो हाथी अगर उनको चाहिए मान लो सेना में, ठीक है, तो वो कहाँ से लाएंगे। इसलिए जंगल का एक होना उस किसी भी महाजनपद के लिए बढ़िया बात है और अच्छी बात है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि लकड़ी मिल रही है। जंगल में जो हाथी है उनको पकड़ कर लाकर उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। तो जंगल के जो हाथी हैं उन हाथियों को लाकर उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको सिखाया जाता था कि किस प्रकार आपको रहना है, और फिर उन हाथियों को सेना में भर्ती किया जाता। और जब भी कोई युद्ध होता तो इन हाथियों का प्रयोग होता है। तो जंगल से कितना फायदा हुआ। जैसे मान लो मगध है, उसके पास में जंगल है, तो मगध के राजाओं को या जो राजा है उसको हाथियों की कमी नहीं उसके पास में, क्योंकि हाथी जंगल से लाए, उनको प्रशिक्षण दिया, उनको ट्रेनिंग दी और उनको आसानी से सेना में भर्ती कर दिया। ठीक है, और जंगल से उनको लकड़ी मिली जिससे वो अपना रथ बना सकते हैं, अनेक गाड़ियाँ, हल और घर बनाने में इस लकड़ी का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा उस क्षेत्र में जहाँ मगध है वहाँ पर लोहे अक्ष की खानें भी हैं, लोहा भी पाया जाता है। अब लोहा पाया जाएगा तो श्योर है कि वहाँ पर मजबूत और कह सकते हैं कि एक हथियार के रूप में उस लोहे का प्रयोग होता है, जहाँ से वो आराम से मजबूत औजार या हथियार बना सकते हैं। तो जो 5वें नंबर जो आपको बात याद रखनी है कि वहाँ पर लोहे अक्ष हैं, लोह अयस्क। देखो लोहो तो जानते हो, लोहा बोलते हो इसको, और अयस्क का मतलब क्या होता है। अयस्क का मतलब होता है कि लोहे का जो शुद्ध रूप होता है उससे पहले जो उसके अंदर अशुद्धियाँ होती है, जो उसका अंदर कचरा होता है, उसका जो रूप होता है वो एक्स होता है। जैसे ज़मीन है, तो ज़मीन से हम अगर लोहा बाहर निकालते हैं तो लोहा प्योर लोहा नहीं होता है, मतलब शुद्ध रूप से लोहा नहीं मिलता है। ऐसा थोड़ा है कि इतना लोहा जो निकाला है वो पूरा लोहा है, नहीं। ज़मीन से हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, खनन करते हैं। जैसे मान लो इतना सा हमने कोई भाग निकाला है, उस इतने भाग को जब साफ करेंगे, मान लो ये 10 किलो का भाग है, इतना ज़मीन से अपने वो लोह अयस्क निकाला। लोह अयस्क का मतलब होता है कि इसमें लोहे की मात्रा है, पूरा लोहा नहीं है, लोहे की इसमें क्या है, मात्रा है, इसलिए लोहे अयस्क हैं
वो क्या होता है, अशुद्ध होता है लोहे का रूप। ठीक है, इतना सा जैसे मान लो ज़मीन से बाहर निकाला है, जो क्या है, अशुद्ध है, उसमें लोहे की मात्रा है, मान लो ये अगर 10 किलो है, जब उसको शुद्ध रूप से करेंगे 10 किलो ये अगर है तो उसमें 10 किलो लोहा नहीं है। जब उसको साफ़ सुथरा करेंगे तो 6 या 5, कितना भी हो सकता है, 5-6 किलो क्या होगा, इसमें लोहा होगा। जहाँ मात्रा ज़्यादा है वहाँ पर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब हुआ कि जो शुद्ध लोहा है उससे पहले उसका जो रूप होता है अशुद्ध रूप, जिसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, वो होता है लोह अक्ष। तो खनन करके हम सीधा लोहा नहीं निकालते हैं, लोहा अक्ष या लोह अक्ष निकालते हैं, फिर उसको मशीनों के माध्यम से साफ करके उसमें प्योर व्यवस्थित रूप से साफ़ सुथरा लोहा बाहर करते हैं। ज़मीन से अगर हमने मान लो लोहा अक्ष 10 किलो निकाला है तो उसमें से आधा या कम जैसे उसकी मात्रा है वैसा उतना लोहा निकलेगा। ठीक है, तो अगर किसी भी महाजनपद के अंदर लोह अक्ष की मात्रा है, वहाँ पर खनन किया जाता है, तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि उससे वहाँ पर क्या होगा, मजबूत हथियार बना सकते हैं। तो मजबूत औजार या हथियार आसानी से बना सकते हैं। तो अब देखो, सेना के पास में हाथियों की कमी नहीं है, सेना के पास में रथों की कमी नहीं है, सेना को व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं है, और सिंचाई के लिए नदियों का पानी खूब है, खेती में आसानी से फसल हो जाती है, और वहाँ पर मजबूत हथियार और औजार है। तो वहाँ की सेना कितनी मजबूत और शक्तिशाली होगी, वहाँ के राजा कितने शक्तिशाली और मजबूत होंगे, ये अंदाज़ हम लगा सकते हैं। भाई किसी भी राजा के पास में किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं है, सेना खूब है, सेना में रथ खूब है, हाथी खूब है, सेना के पास में हथियार खूब है, तो श्योर एक वो सेना कैसी होगी, मजबूत शक्तिशाली होगी, और राजा भी होगा। फिर वो राजा किसी भी क्षेत्र पर, प्रदेश पर युद्ध कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, और वहाँ उस प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिला सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि मगध जो शक्तिशाली था उसके पीछे जो बड़े बड़े रीजन थे, उन रीजनों की बात की है कि वहाँ पर नदियाँ थी। कौन कौन सी नदियाँ थी, तो आप बोलेंगे सर गंगा नदी और सोन नदी। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर जंगल हैं, जंगलों के कारण से अनेक चीज़ें मिल जाती हैं। तो आगे बात करेंगे मगध के अंदर ही। तो 3-4 बातों की हमने व्यवस्थित रूप से बात कर ली है, आराम से बात की है, और आराम से प्रत्येक चीज़ को समझना है और अपने दिमाग में इस इतिहास के बारे में विचार करने की शक्ति आपको पैदा करनी है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। अब हमने ये बात कर ली शक्तिशाली था, अब जो राजा हैं उन राजाओं की भी बात कर लेते हैं। सारे राजाओं की बात नहीं करेंगे हम, अगर हम मगध साम्राज्य को पढ़े तो काफ़ी समय लगेगा, और वो पूरे साम्राज्य को पढ़ना मतलब बड़ी क्लास की बात है। तो अब हम मगध के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, और वो उतना ही पढ़ेंगे जो आपकी किताब के हैं, क्योंकि मगध साम्राज्य की बात करेंगे तो आपके इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको काफ़ी समय लगेगा, और वो आपके लेवल का नहीं है। ठीक है, एक मतलब मगध साम्राज्य या मौर्य वंश के बारे में पूरी किताब है, तो अपन को पूरी किताब थोड़ा ना पढ़नी है, अपन को आपकी किताब के अकॉर्डिंग उतना ही पढ़ना है जितना आपका काम का है। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती है टॉपिक बढ़ता है। ठीक है, जैसे अब मगध आप पढ़ रहे हो, आप थोड़ी बहुत जानकारी मगध के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे, आगे क्लास में आप मगध ही पढ़ेंगे। जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे, मौर्य वंश पढ़ेंगे तो मगध के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि आज जितना आप पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा उसमें लिखा होगा। ठीक है, जब आप 12th पास कर लेंगे, कॉलेज में आएंगे, तो कॉलेज में भी आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप मगध ही पढ़ेंगे, मौर्य वंश ही पढ़ेंगे, वहाँ कोई वंश नहीं बदलेगा। अगर मौर्य वंश पढ़ रहे हो तो उसमें वही राजा होंगे, लेकिन वहाँ जो आप पढ़ रहे हो अब उससे कई गुना वो ज़्यादा होगा, उसमें और भी बारीक से बारीक बातें होगी। ठीक है, तो हमने वहाँ जो साम्राज्य हैं उसकी शक्तिशाली होने के पीछे जो कारण है उसकी बात कर ली। अब पढ़ेंगे वहाँ 2-3 राजा भी हैं जो शक्तिशाली। कोई भी जो प्रदेश या साम्राज्य होता है या राज्य होता है, वहाँ के अगर राजा बहादुर हैं, शक्तिशाली हैं, तो श्योर है कि उस राज्य को व्यवस्थित रूप से चलाकर उस राज्य को शक्तिशाली बना सकते हैं। और वहाँ राजा भी आलसी है, मतलब युद्ध से डरने वाला है, कायर है, डरपोक है, तो वो फिर जो भी महाजनपद है या जो साम्राज्य है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मगध के अंदर 2 शक्तिशाली राजा हुए थे, जिसके अंदर एक का नाम आता है बिंबिसार और एक का नाम आता है अजातशत्रु। ठीक है, तो बिंबिसार नाम याद करना है, 2 शक्तिशाली राजा।
शुरुआत में, ठीक है। बहुत सारे हुए थे मगध में, लेकिन शुरुआत की बात करें, 2 शक्तिशाली राजा। एक तो है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु। इन दोनों का नाम जरूर याद करें, और ये बात आप लिख भी सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि मगध के 2 शक्तिशाली राजाओं के नाम लिखो, तो इनका नाम लिखना है। अभी 2 जो बड़े शक्तिशाली राजा थे, जिसमें हमने बिंबिसार का नाम लिखा है और अजातशत्रु का नाम लिखा है, दरअसल इनकी मनोकामना क्या थी, इनकी महत्वाकांक्षा क्या थी कि इनका अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए हर प्रकार से प्रयास था। मतलब ये वहाँ की ये चाहते हैं कि जितना हमारे पास मगध भूभाग है, हम इसको आगे क्या करें और बढ़ाएं। तो हम इसको क्या करें, आगे और बढ़ाएं, साम्राज्य में क्या करें, वृद्धि करें, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में बिल्कुल रखनी है, और आराम से ये आप इसको ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा एक महापद्मनंद नाम का एक और महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है। एक नाम याद करना है आपको, महापद्मनंद, ठीक है। मैं एक का नाम बता रहा हूँ, महापद्मनंद। ये भी अपने समय का एक शक्तिशाली राजा था, शासक था, ठीक है। और इसका जो साम्राज्य है वो भारत के लगभग काफ़ी भूभाग पर फैला हुआ था। उत्तर पश्चिमी भाग पर इसका साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। बिहार है, वहाँ पर जो मगध साम्राज्य है हमने बात की, लेकिन वहाँ पर भी कहाँ है, तो राजगृह, या जो वर्तमान में जो नाम है राजगीर, वो इलाका है, वो क्या है, वो मगध का इलाका है, ठीक है। मैंने अभी कहा था कि जो मगध हैं वो किस राज्य में है, आप बोलेंगे सर बिहार राज्य। बिहार राज्य तो है ना भारत में, जानते हो बिहार का, लेकिन बिहार के अंदर जो राजगृह जगह है, प्राचीन नाम तो राजगृह था, लेकिन वर्तमान में इसको राजगीर कहते हैं। बिहार में आज जाएंगे, जो पटना के पास में आया हुआ है, राजगीर या राजगृह, वही मगध है, ठीक है। तो उस समय मगध की जो राजधानी है वो थी पाटलिपुत्र, और इस पाटलिपुत्र का जो वर्तमान में जो आधुनिक नाम है वो पटना है। अब देखो, याद करो, पटना किसकी राजधानी है, तो पटना किसकी राजधानी है, तो ये तो बिल्कुल सरल सी बात है, सबको पता भी होगी। पटना की राजधानी, पटना जो राजधानी है किसकी है, बिहार की, ठीक है। और पटना का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन यानी पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है, राजगीर की। और राजगीर के अंदर मतलब जो मगध है उसकी राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो वर्तमान में जो राजगृह है, जो पूरा साम्राज्य, वो मगध है, और वहाँ जो राजधानी कौन सी है, पाटलिपुत्र की, ठीक है। तो पाटलिपुत्र आप बिल्कुल नाम याद कर सकते हो, और ये इसकी राजधानी थी। तो समय के साथ साथ में ये बदलाव हुआ। इसके अलावा जिस समय भारत के अंदर मगध थे, और भी बड़े बड़े महाजनपद थे, और विश्व के अंदर भी उस समय अलग अलग बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हुए। तो एक दो उनकी भी बात कर लेते हैं, फिर हम नए महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 2300 साल पहले एक राजा हुआ जिसका नाम सभी जानते हैं, और जो राजा था वो मैसिडोनिया का था, जिसका नाम था सिकंदर। तो लगभग 2300 साल पहले एक राजा की बात करेंगे जो मैसिडोनिया का था, और उसका नाम था सिकंदर। शासक का नाम क्या था, सिकंदर। सिकंदर नाम सुना होगा आपने, ठीक है। मतलब जब मगध था, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत के अंदर शक्तिशाली मगध साम्राज्य है। विश्व के अंदर और भी ऐसे प्रदेश हैं जहाँ शक्तिशाली राजा हुए, उसी में जो मैसिडोनिया जगह है, और वहाँ पर जो शक्तिशाली राजा हुआ, इसका नाम था सिकंदर। तो दरअसल सिकंदर ने अपने आप को विश्व विजय घोषित करने के लिए उसने हर प्रकार से प्रयास किए,
और प्रयास करने के लिए वो भूभाग को या प्रदेश को जीतता हुआ भारत में प्रवेश करता है। लेकिन जब भारत में प्रवेश करता है तो भारत के जो प्रवेश के समय जो भी नदियाँ आती हैं उनसे पहले ही सेना मना कर देती है कि भाई हम आगे नहीं जा सकते हैं, और वो व्यास नदी के किनारे रुक जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। और सिपाही मना कर देते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी भी ज़्यादा है और विशेषकर उनको पैदल चलना या थके हुए थे। ठीक है, तो बड़ी सेना थी तो भी इस बात से उनको डर भी था कि भारतीय जो सेना है वो क्या है, शक्तिशाली है, उनके पास में रथ हैं। तो अब आपको कौन सी बात ध्यान में रखनी है कि जब सिकंदर है उसने भारत पर आक्रमण करने की सोची या विचार किया तो उनकी सेना जब व्यास नदी के पास में आई, कौन सी नदी के पास में, व्यास नदी के पास में आई, तो सिकंदर ने कहा कि आगे बढ़ो, लेकिन सेना ने मना कर दिया क्योंकि पहली बात है कि सेना जिस जगह से आ रही है बीच में वो लड़ाई करते करते हुई अनेक प्रदेश के ऊपर विजय प्राप्त करके वो आ रही है, तो सेना थकी हुई तो है ही है, और नदी है, नदी पार करना बड़ी बात है, फिर इधर आना, इधर गर्मी भी ज़्यादा है। ठीक है, और सेना में एक डर था कि यहाँ जो सेना साम्राज्य है मगध या दूसरा अन्य जो भी, उनके पास में सेना अधिक है, उनके पास में हाथी ज़्यादा है, रथ भी ज़्यादा है। ठीक है, तो सेना में डर था कि हम मर नहीं जाए और हम युद्ध के अंदर हार नहीं जाए। ठीक है, तो ये एक वजह थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार से सिकंदर का नाम अपने थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी ली है, और हमने ये भी पढ़ लिया है कि मगध साम्राज्य के अंदर किस प्रकार की बातें थी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।